कार्यकर्ता अगर एक साथ बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमारी आईडी पकड़ूंगी, फ्रेम बनाऊं। और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों हाथ बिजी हैं मेरे। लोक कल्याण, लोक जागरण, सिविल प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहाँ गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं। इंडियन रोड कांग्रेस हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। आप किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वो पुराना दिया, वो ANI वाला नहीं सुना आपने? ANI वाला नहीं सुना था? तो ANI पे जो बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया PDA मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग की नियुक्ति, ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए हैं। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहाँ फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार, पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहाँ जाएंगी, दादा वहाँ जाएंगे, बेटा वहाँ जाएगा। ये रणनीति है इनकी
चुनाव आयोग का कब्जा करना, परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ में वोट डालना पड़ेगा। तो ये जनता तय कर ले कि क्या करेगी। जी।